Hey children, welcome to your own Akash Baiju's NEET channel. I am Dr. Pankuri Miglani, your biology teacher. बच्चों, आज हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने टिश्यूज की बात स्टार्ट की थी लास्ट सेशन में एंड आई इंट्रोड्यूस्ड यू टू द चैप्टर. दिस इज अ सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर. मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि इसमें एक भी क्लास मिस ना करें बिकॉज यू नो दैट the organization of the plant body is such. Cells form tissues, tissues form tissue systems and tissue systems come together to form the organs. अगर हमने टिश्यूज नहीं समझा तो हमें आगे की कहानी कैसे समझ आ सकती है. पिछली क्लास में हमने बड़े प्यार से, बड़ी बारीकी से, बड़ी इत्मीनान से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को समझा. यस, आज हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनने वाला परमानेंट टिश्यू उसके बारे में बात करेंगे, उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करेंगे. रेडी? तो कॉपी पेन उठा लो. उससे पहले याद रखना कि कोई भी बच्चा जो पंखुरी मैम से पढ़ रहा है वो एंथी के लिए रजिस्टर करना नहीं भूलेगा बिकॉज दिस इज अ ग्लिम्स इनटू योर नीट एग्जाम. नीट में भी लाखों बच्चे बैठते हैं, एंथी में भी लाखों बच्चे बैठते हैं. फर्क ये है कि एंथी में मेहनत करोगे तो नीट में मेहनत करने की आदत भी पड़ जाएगी, एक रास्ता भी मिल जाएगा, अपनी कैपेबिलिटीज से भी यू कैन सी, लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर दैट आई एम केपेबल ऑफ दिस एंड यू हैव एक्सेस टू सो मेनी रिवॉर्ड्स. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डोंट फॉरगेट, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव रजिस्टर्ड ऑलरेडी. इसके अलावा याद रखिएगा कि रेगुलर सीरीज चलती हैं क्लास 11th और 12th की, जैसे कि ये 11th क्लास की सीरीज है विच इज मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, और 12th क्लास की सीरीज दैट इज ट्यूसडे एंड थर्सडे. तो फटाफट और बहुत ही अच्छे से आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो. दीज आर द सीरीज. इसके अलावा हमारा ड्रॉपर्स बैच रन्स विच वाज स्टार्टेड ऑन 1st of August. हमारा ड्रॉपर्स बैच भी मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, थर्सडे चलता है. इज दैट क्लियर पीपल? इस सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर करें सबके साथ. चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है, नोटिफिकेशंस को भी ऑन रखना है. एंड वट एवर यू वांट टू टेल अस, put it in the comment section. I read all the comments. Now talking about the permanent tissue. Permanent tissue हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, ज्यादा नहीं. I deliberately kept it on this side because one thing at a time, baby steps, है ना. लेकिन मैंने आपको कुछ ऐसी तकनीकी बातें बताई थी, ऐसी बेसिक्स ऑफ बॉटनी बताया था जिससे आपका आने वाला सफर, आने वाला जर्नी इन अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न बॉटनी इज गोइंग टू बी रिलेटिवली ईजियर देन अदर पीपल. आई नो द पेन पॉइंट्स and I told you that this actively dividing meristematic tissue, when it decides to attain a particular special function, it has to attain a structure. Structure corresponds with the function, and that process, my dear children, is called differentiation. Once again with me, differentiation. So now we are going to be smarter about the whole thing, and we are going to say that permanent tissue comes from meristematic tissue by losing its power of division, and that whole process is called differentiation. Nevertheless, ma'am is going to write it, loses the power of division. इतना चमका. अब यहां पे कैच ये आता है कि वो टिश्यू जिसमें सारे सेल्स का एक जैसा स्ट्रक्चर है, एक जैसा फंक्शन है, those are called as simple permanent tissue. Yeah, composed of similar cells. When I say similar cells, their size is similar, their structure is similar, their function is similar. Is that clear? और उसके अंदर आपके लिए नए नाम नहीं है, 3 तरह के टिश्यूज आते हैं. A parenchyma, the simplest of them all. B collenchyma, a little more evolved for strength. Sclerenchyma, evolved for absolute strength. यहां तक बात क्लियर हो गई. अब पैरेन्काइमा के बारे में बात करते हैं. मेरिस्टेमेटिक सेल से आने वाला, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से आने वाला पैरेन्काइमेटस टिश्यू, जब ये उससे इवॉल्व हुआ तो इसने डिविजन की पावर खत्म कर दी. ओके, एंड इट स्टार्टेड डिपॉजिटिंग इटसेल्फ एवरीवेयर इन द बॉडी ऑफ द प्लांट. तो ये सबसे ज्यादा मिलने वाला, ऑल्सो कॉल्ड एज मोस्ट कंस्पिक्वियस, कंस्पिक्वियस का मतलब होता है जो हर जगह प्रेजेंट है,
मोस्ट कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द प्लांट बॉडी। अगर ये हर जगह है तो अक्सर ये सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में भी पार्ट लेता है। इट टेक्स पार्ट इन मोस्ट physiological functions. What are the physiological functions of the plant? भाई वही यार, खाना बनाना, रेस्पिरेशन करना, एनर्जी बनाना, ट्रांसपोर्ट करवाना पानी और खाने को। तो फोटोसिंथेसिस हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। तो ये हर जगह बनकर रहता है, सबकी मदद करता है। इट इज अ लिविंग टिश्यू। If it is a living tissue and it has just evolved from meristematic tissue by losing the power of division, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट लाइक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसकी वॉल भी बहुत थिन और सेल्यूलोज इज द बेसिक प्लांट मटेरियल ना। प्लांट की आइडेंटिटी बनती है सेल्यूलोज से, सेल्यूलोजिक सेल वॉल से। तो सेल्यूलोजिक थिन सेल वॉल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में स्पेसेस नहीं थे, और मैंने आपको एक टर्म लिखवाई थी सेशन 1 में जो मंडे को हुआ था, दैट सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक। वो इसके लिए भी ट्रू है। ये भी कोई भी शेप दिखाएंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह, और सारी साइड्स से इक्वल जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं आइसोडायमेट्रिक। इक्वल फ्रॉम ऑल साइड्स, इक्वल फ्रॉम लिखते जाओ मेरे साथ इस चैप्टर में, वैसे तो हर एक चैप्टर में, लेकिन बहुत लिखवाने वाली हूं मैं। शेप्स कैन वैरी, हमने अभी इसको कोई डेफिनेट शेप नहीं दी है। थिन सेल वॉल लिखवा दिया है, यानी कि अगर सेल्यूलोजिक वॉल है और थिन है तो यार ये ट्रांसपोर्ट तो अच्छे से करवाएगा, लेकिन ये प्लांट को कोई स्ट्रेंथ नहीं दे सकता। सेल्यूलोजिक सेल वॉल में कोई खासी स्ट्रेंथ नहीं होती है, बट इट इज गुड फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, फॉर स्टोरिंग सब्सटेंसेस। सो पैरेन्काइमा का एक सबसे बेसिक फंक्शन है कि ये वो डब्बा है जिसमें खाना स्टोर कर दो, जिसमें हर सब्सटेंस जो प्लांट के पास ज्यादा है, चाहे वो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है, चाहे वो उसका खाना है, स्टोर कर लेता है। लेस और नो, अच्छा इसमें ये क्वेश्चन आता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं थे, यहां पर आपको लिखना है, एनसीईआरटी बोलती है मे और may not be present, may not be present, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो इनके कई तरह का शेप मिलेगा, बिकॉज ये जैसा कि मैंने कहा कई तरह के फंक्शंस में पार्ट लेते हैं, सच एज फोटोसिंथेसिस। अगर ये फोटोसिंथेसिस में पार्ट ले रहे हैं तो फिर ये क्या स्टोर करेंगे? दे विल स्टोर क्लोरोफिल। तो स्टोर करना इनकी बेसिक फितरत है यार। हाँ, उसके बाद स्टोरेज ऑफ फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, यहां पे ये सिर्फ स्टोर कर रहे हैं, निकाल लो इनसे। फॉर एग्जाम्पल प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है टैनिन्स, रबर, कुछ ऑयल्स, हम उसको निकाल लेते हैं, है ना। या फिर ये स्टार्च भी स्टोर कर सकता है जो प्लांट का मेजर फूड है। उसके बाद सिक्रीशन ऑफ ऑयल्स एंड सम पॉइजनस सब्सटेंसेस व्हाटएवर। इसके अलावा कई पैरेन्काइमेटस सेल्स एयर भी स्टोर करते हैं, दोज आर कॉल्ड एज एरेन्काइमा, दैट इज दे स्टोर एयर। और ये वाला पैरेन्काइमेटस सेल विच इज कॉल्ड एरेन्काइमा इज प्रेजेंट इन एक्वेटिक प्लांट्स फॉर द पर्पज ऑफ अपथ्रस्ट, यानी कि उनको तैरने के लिए बॉयंट फोर्स मिले, बॉयंसी। जब पैरेन्काइमेटस टिश्यू लीफ में प्रेजेंट होता है, वो ना ही लीफ की बॉडी बना रहा है, मेजर जो एक यार लीफ इज अ वेरी स्मॉल फ्लैटेंड ऑर्गन, है ना। हमने मॉर्फोलॉजी में ये पढ़ा है कि लीफ के 3 पार्ट्स होते हैं, मेन तो उसमें आपका लीफ ब्लेड या लैमिना है ना। अब ये जो लैमिना की मेजर बॉडी है वो पैरेन्काइमा से बनी हुई है, और इसी पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल है। तो ऐसे पैरेन्काइमा टिश्यू को बोलते हैं मीजोफिल टिश्यू। ये स्पेशल टर्म हमने लीफ के फोटोसिंथेसिस करने वाले पैरेन्काइमा को दी।
सो मीजोफिल टिश्यू ऑफ द लीफ इज नथिंग बट द सारा करता धरता लीफ का वही है। ओके, ये बाद में भी आएगा, सो डोंट वरी। उसके बाद सेकेंड टिश्यू आया मेरी पॉकेट में, विच इज कॉलिनकाइमा। कॉलिन का मतलब होता है ग्लू। अब जब इवोल्यूशन हो रही थी तो प्लांट को समझ में आया कि यार मैं सिर्फ सब्सटेंसेस को स्टोर करके काम तो नहीं चला सकता। किसी किसी पार्ट में, टॉक अबाउट द यंग स्टेम्स, टॉक अबाउट द बेस ऑफ द लीव्स, यानी कि नोडल रीजन में मुझे स्ट्रेंथ चाहिए। स्पेशली अगर मैं मोनोकॉट्स या ग्रासेस की बात करूं तो आपको पता है वहां पे तो स्टेम बड़ी वीक होती है, आपने मॉर्फो में पढ़ा ही है। तो फिर एक टिश्यू आया जिसमें इस तरह की स्ट्रेंथ है जैसे इलास्टिक में होती है, एंड दैट कैन बी कंफर्टेबली कॉल्ड एज द फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि ये टूटेगा नहीं और स्ट्रेच हो जाएगा, पत्थर की तरह रिजिड भी नहीं है। तो उस टिश्यू को बोलते हैं कॉलिनकाइमा। ऐसा करने के लिए हमें उस सेल में जो पैरेनकाइमेटस सेल था, पहले तो यहां पे थोड़ा सा शेप डिफाइन होनी शुरू हो जाती है। दीज आर मोस्टली पॉलीहेड्रल सेल्स, बेंजीन रिंग टाइप्स, और हमने यहां पे इरेगुलर थिकनिंग करनी शुरू कर दी। इरेगुलर का सिंपल सा मतलब है कोनों में, एट द कॉर्नर्स ऑफ द सेल। लिखते रहना बहुत काम आएगा, एट द कॉर्नर्स ऑफ द सेल। अगर हम इसको पूरा थिक कर देते ना यार, मान लो ये सेल है और ये एडजेसेंट सेल है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं रह जाएंगे अब। क्यों? क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेसेस देने का मतलब है कि स्ट्रेंथ में कमी आएगी। जितना तुम्हारा पैक्ड है सेल, है ना, उतना वो स्ट्रांग है। जैसे कि टाइल्स होती हैं, हम गैप नहीं दे सकते अब। तो अगर मैं इसको पूरी डिपोजिशन करवा दूंगी और सिर्फ कॉर्नर्स में नहीं करवाऊंगी ना, तो उससे क्या होगा, रिजिडिटी आ जाएगी। टू कीप इट इलास्टिक हमें सेल्यूलोज भी देना पड़ेगा, और इन कॉर्नर्स में हमने इसको पेक्टिन दे दिया। सेल्यूलोज का एक डेराइवेटिव होता है हेमी सेल्यूलोज, मैंने आपको सेल वाले चैप्टर में भी बताया था, ठीक है। तो सेल्यूलोजिक फिब्रिल्स भी होते हैं, हेमी सेल्यूलोजिक फिब्रिल्स भी होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ कॉलिनकाइमेटस टिश्यू, तो आप बोलोगे पेक्टोसेल्यूलोज। दैट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट वी आर ऑल्सो इंक्लूडिंग हेमी सेल्यूलोज। बट कभी कभी वो ये 3 नाम भी दे देता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है इन 3 टर्म्स से। तो द सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल, विच इज गिविंग दैट एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू पैरेनकाइमा, कॉलिनकाइमा में पेक्टिन की डिपोजिशन है, बट इररेगुलर डिपोजिशन है। मैं यहां पे लिख देती हूं, द वर्ड इज इररेगुलर डिपोजिशन। यहां तक चमक गया सबको अच्छे से, सुंदर तरीके से। अब कॉलिनकाइमा विल बी अ लिविंग टिश्यू। पेक्टिन उसको मारने नहीं वाला है क्योंकि टू एंड फ्रो सब्सटेंसेस की मूवमेंट हो रही है। नो इंटरसेलुलर स्पेसेस यूजुअली आपको ये मोनोकॉट स्टेम्स में मिलेगा, एपिडर्मिस के नीचे। लेकिन इसमें मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगी। इसके पैचेस भी मिल सकते हैं या कंटिन्यूअस लेयर भी मिल सकती है एपिडर्मिस के नीचे एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने के लिए। लेकिन आप देख रहे हो कि स्टेम में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि स्टेम को सबका बोझ उठाना है। इस तरह से जरूर याद रखिएगा। अब हमें कॉलिनकाइमा की मल्टीपल शेप्स मिलती हैं, बट लाइक आई सेड दे आर यूजुअली पॉलीहेड्रल। कई बार कॉलिनकाइमा, कई बार, बहुत कम, क्लोरोफिल भी स्टोर कर सकता है। मोस्टली आपको पैरेनकाइमेटस टिश्यू ही मिलेगा जो क्लोरेनकाइमा बनेगा और जो फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेगा। लेकिन कभी कभी कॉलिनकाइमा भी फोटोसिंथेसिस करता है और साथ ही साथ टेंसाइल स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये कहानी मैं आपको बता चुकी हूं कि पैरेनकाइमा, कॉलिनकाइमा जो 2 टिश्यूज हमने पढ़े हैं वो आए कहां से हैं, फ्रॉम द मदर टिश्यू, फ्रॉम द बेसिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसको नहीं भूलना है। अब क्या हुआ, अब प्लांट को ये रियलाइज हुआ कि यार मेरे पास स्टोर करने के लिए पैरेनकाइमा आ गया, मुझे इलास्टिसिटी देने के लिए पैरेनकाइमा आ गया, लेकिन कहीं कहीं पे हो सकता है कि प्लांट को रिजिडिटी की, पत्थर जैसी, स्पेशली अगर मैं सीड्स की बात करूं, सीड कोट्स की बात करूं, क्योंकि सीड अपने आप को जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोटेक्ट करना चाहता है,
तो मुझे ऐसे टिश्यू की जरूरत होगी जो भाई पत्थर की तरह रिजिड है, राइट? सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्ट्रेंथ. Strength can be elasticity, strength can be absolute rigidity. So here the keyword is rigidity. अब rigidity के लिए प्लांट को ये रियलाइज हुआ कि मुझे ज्यादा डिपॉजिशन करवानी पड़ेगी, मुझे सब्सटेंसेस को ज्यादा डिपॉजिट करवाना पड़ेगा वॉल में. तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने सेल्स में, ये अगर सेल है तो उसकी पूरी वॉल में डिपॉजिशन करवा दी. इट इज अ रेगुलर थिकनिंग. अब जरा सोच के देखो, अगर मैंने पूरी वॉल में डिपॉजिशन करवा दी तो ये सेल बेचारा सब्सटेंसेस ना अंदर से बाहर, बाहर से अंदर कंफर्टेबली ट्रांसपोर्ट कर पाएगा. दूसरी बात ये थी कि अगर मैं सेल्यूलोज और पेक्टिन पर निर्भर रही, इफ आई एम डिपेंडेंट ऑन जस्ट सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, आई एम नॉट गोइंग टू गेट दैट रिजिड स्ट्रेंथ. ओके, सो आई हैड टू add something which was wax-like, and that substance was lignin. Okay, so the composition of cell wall of a sclerenchymatous cell, sclerenchymatous tissue, is lignocellulose. What do you call it, people? Pectocellulose की जगह अब क्या है? Lignocellulose. अब अगर ये wax-like substance है तो तुम्हें पता है कि wax की दुश्मनी है पानी से. अगर किसी सेल में पानी ही नहीं आ रहा है, सब कुछ तो पानी में डिसॉल्व होके आता है ना, तो अब ये सेल अल्टीमेटली पैदा होने के बाद मरता है. इट इज बोर्न एज अ लिविंग सेल, बट एज द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन बिकम्स थिकर एंड थिकर, अ sclerenchymatous cell dies. When it dies, what will happen? Will you find a nucleus here? No. Will you find a cytoplasm here? No. Sometimes NCERT says cytoplasm shifts to the periphery. ऐसे साइड में बेचारा सा नॉन एग्जिस्टेंट सा मिलता है. वो भी डिपेंड करता है एज ऑफ द सेल पर. तो अब इस खाली स्पेस को बोला जाता है ल्यूमेन, ल्यूमेन ऑफ द सेल. ध्यान देना इस बात पे, क्या बोला जाता है? ल्यूमेन ऑफ द सेल. और ये स्क्लेरेन्काइमा आपको रूट में तो मिलने से रहा, लाइक आई सेड, सीड कोट्स, फ्रूट पल्प, फ्रूट वॉल्स, लीव्स में थोड़ा बहुत, किसी किसी लीफ में, स्टेम में मिल सकता है. ठीक है, स्टेम में, मोनोकॉट स्टेम में आपको मिल सकता है. ओके, अच्छा यहां पर मैंने गलती कर दी है. जहां तक मुझे मोनोकॉट स्टेम की बात आ रही है, दिस वाज करेक्ट, इट कैन नॉट बी रॉन्ग. कॉलेनकाइमा इज फाउंड इन डाइकॉट स्टेम्स. ठीक है, इट इज फाउंड इन डाइकॉट स्टेम्स. मोनोकॉट्स में फ्लेक्सिबिलिटी से ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए. डाइकॉट स्टेम यूजुअली अच्छी खासी लंबी होती है मोस्ट डाइकॉट्स में, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी चल जाएगी. लेकिन मोनोकॉट, अगर मैं ग्रासेस की बात करूं तो वहां पे हमें स्क्लेरेन्काइमा देना पड़ता है, यानी कि रिजिडिटी देनी पड़ती है. तो यहां पे मैं ऐड कर देती हूँ मोनोकॉट स्टेम. जब आप ऑर्गन एनाटॉमी पढ़ोगे ना मेरे साथ, व्हेन आई टीच यू what is the structure of monocot stem, how is it different from dicot stem, these points are going to come again. You don't need to learn if you don't wish to at this particular moment. अब स्क्लेरेन्काइमा का जो स्ट्रक्चर है, अभी तक हमने सेल की शेप को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बोला, भाई कोई भी शेप हो सकती है. फिर हमने इधर हमारे पैरेन्काइमा में भी यही बोला. कॉलेनकाइमा में हमें थोड़ा सा एक पॉलीहेड्रल सेल मिल रहा था. व्हेन यू रीड स्क्लेरेन्काइमा ना, दो शेप्स मिलती हैं. एक मिलती है बड़ी थिन धागे जैसी शेप, कॉल्ड एज द फाइबर, और ये यूजुअली ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक. ठीक है, सो दे आर प्रेजेंट इन मल्टीपल फॉर्म्स. सो दे विल हैव टेपरिंग एंड्स. और खाली स्पेस जो इनका ल्यूमेन है वो नैरो होता है. एक्चुअली इसका ज्यादा नैरो होता है. इट इज स्टिल वाइडर देन द अदर फॉर्म स्क्लेरीड. और बीच में ये जो आपको ब्रेक्स मिल रही है ना, these can be pits just for better transport, क्योंकि वॉल से तो ट्रांसपोर्ट होने से रहा, राइट? तो there are fibers, and most importantly there are round, roughly spherical cells which are called as sclerids. इनकी शेप गोल होती है, हाँ, और इनका जो खाली स्पेस होता है, इनमें लिग्निन ज्यादा मिलेगा. ये अकेले मिल सकते हैं तुम्हें, इनको ग्रुप में होना कोई जरूरी नहीं है. ल्यूमेन इज नैरोअर. जब मैं नैरोअर बोल रही हूं तो मैं किससे कंपेयर कर रही हूं? मैं फाइबर से कंपेयर कर रही हूं.
ओके अच्छा, इनको ना ये इतने हार्ड होते हैं, इनमें इतना लिग्निन डिपॉजिटेड होता है कि इनको स्टोन सेल्स भी बोलते हैं। इनको क्या बोला जाता है? स्टोन सेल्स, पत्थर जैसे हो जाते हैं। आप अगर अमरूद का बीज देखो, दांत में फंस जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। इट इज वेरी वेरी हार्ड टू च्यू। दोज आर स्टोन सेल्स यार। ओके, सो व्हाट डिड आई टेल यू? स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स आर एलोंगेटेड इन शेप, लंबे होते हैं। इनके टेपरिंग का मतलब होता है पतला हो जाना, नोकीला हो जाना। मिडल कैन बी बल्ज्ड। ओके, थिक वॉल डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। सेल वॉल हैज पिट्स, मैंने बता दिया पिट्स, ताकि एक फाइबर दूसरे फाइबर के साथ थोड़ा बहुत एक्सचेंज कर सके। ओके, ये आप छोड़ सकते हो, सिंपल एंड बॉर्डर टिप्स। इट्स नॉट, द टाइप्स ऑफ पिट्स आर नॉट इन योर सिलेबस। दे जनरली अकर इन ग्रुप्स, दैट इज मेनी। स्क्लेरीड्स, इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको जरूर लिखवाना चाहूंगी। आप स्क्लेरेन्काइमा फाइबर का एग्जाम्पल लिखेंगे मेरे साथ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो हम यहाँ लिख लेते हैं स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स, यानी कि ये डेड फाइबर्स होंगे। एग्जाम्पल इज जूट फाइबर, फ्लैक्स फाइबर एंड हेम्प फाइबर। और स्टोन सेल्स का यानी कि स्क्लेरीड्स का एग्जाम्पल आप लिखेंगे गुआवा सेपोटा, दैट इज चिकू, उसकी पल्प में भी ग्रिटिनेस होती है, पेयर में भी होती है, और टी लीव्स में भी होता है। एनसीईआरटी बोलती है टी लीव्स ऑल्सो हैव द स्टोन सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एग्जाम्पल्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये कमर्शियल डेली लाइफ एग्जाम्पल है। उसके बाद दूसरे टाइप का परमानेंट टिश्यू आता है पिक्चर में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ये सारे टिश्यू प्लांट की बॉडी को बनाने के लिए आ गए, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब प्रॉब्लम ये आई कि अभी भी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो रूट से, सॉइल से पानी को ट्रांसपोर्ट करे टू द एंटायर बॉडी ऑफ द प्लांट। और जो लीफ ने खाना बनाया, शुगर्स बनाई, वो लीफ से प्लांट बॉडी को ट्रांसपोर्ट करे। चक्कर पड़ गया। तो अपने को अब एक ऐसा परमानेंट टिश्यू बनाना पड़ा जिसका काम सिर्फ होना नहीं है कि मैं स्ट्रेंथ दे रहा हूं, वो भी हो सकता है, लेकिन इनको और ज्यादा एक सुपर इंपॉर्टेंट और काफी सीनियर टाइप का स्पेशलाइजेशन दिया गया कि भाई तुम्हारा जन्म इसीलिए हो रहा है। तो ये और भी स्पेशलाइज्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं। इनको कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला जाता है बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ डिसिमिलर सेल्स। बोले तो सेल्स का जो आकार है, साइज, स्ट्रक्चर, इवन फंक्शन थोड़ा बहुत, वैसे तो ये सब सेल्स, अगर एक टिश्यू की डेफिनेशन ही यही है कि सेल्स विद द सेम ओरिजिन, ओके, सॉर्ट ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर्स, सिमिलर और डिसिमिलर स्ट्रक्चर विल परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन, इसीलिए तो वो साथ में एक टिश्यू बना रहे हैं। तो दो तरह के होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जाइलम पानी को ट्रांसपोर्ट करता है। पानी अकेला तो ट्रांसपोर्ट होता नहीं सॉइल से, उसमें मिनरल्स डिपॉजिटेड होते हैं। और फ्लोएम शुगर्स को ट्रांसपोर्ट करता है। सिंपल परमानेंट टिश्यूज के लिए एक टर्म यूज की जाती है, होमोजीनस। होमो का मतलब होता है सेम, यानी कि एक जैसे दिखने वाले, राइट। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के लिए कंपैरेटिवली यूज किया जाता है हीटेरोजीनस, अलग अलग दिखने वाले सेल्स। डिफरेंट सेल्स वर्क एज अ यूनिट, है ना। जाइलम एंड फ्लोएम आर द टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब ये जो पानी है, वाटर प्लस मिनरल्स होते हैं। एब्जॉर्ब रूट करती है, मॉर्फो में फंक्शन ऑफ रूट तुम पढ़कर आए हो। दिस वाटर प्लस मिनरल इज कॉल्ड द सैप ऑफ द प्लांट। सो जाइलम इज ऑलवेज कैरिंग द सैप ऑफ द प्लांट फ्रॉम द रूट्स टू द aerial parts of the plant. Direction of flow of sap is unidirectional, यानी कि downwards to upwards against the gravity. जड़ों से ऊपर तक। आई बात समझ में? यही बात अगर मैं फ्लोएम के बारे में करूं, जो कि लीव्स से शुगर्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, क्योंकि लीव्स क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, शुगर्स बना रहे हैं, तो वो बाई डायरेक्शनल होगा, क्योंकि वो नीचे रूट को भी भेजेगा, ऊपर स्टेम को भी भेजेगा। डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स तो ये कहानी है तुम्हारी
स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, वो हम अगली क्लास में देखेंगे. बट ये दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज. अभी हम टिश्यूज को क्लासिफाई कर रहे हैं. अब हम देखेंगे टिश्यू सिस्टम्स. टिश्यूज विल कम टुगेदर टू मेक द सिस्टम्स बेस्ड ऑन द लोकेशन where the tissues have assembled together, based on their structure and based on the function. This is the classification of tissue systems. हमेशा प्लांट को कवर करने वाला, जैसे हमारी स्किन है, हमारे सारे ऑर्गन्स, हमारी ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स स्किन से कवर्ड हैं. इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर. ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस भी हो रहा है. तो उसी तरह यहां पर भी पहला टिश्यू सिस्टम इज एपिडर्मिस. सेकंड, जैसे हमारी बॉडी में जो बल्क बनता है दैट इज ओइंग टू द कनेक्टिव टिश्यू. आपका एडिपोज टिश्यू आ जाता है, आपकी बोन्स आ जाती हैं, आपका ब्लड आ जाता है. उसी तरह आपका प्लांट में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है जो बॉडी को बनाता है, बॉडी का बल्क बनाता है. भाई उस रूट में, उस स्टेम में भरा क्या हुआ है? खाली नहीं है अंदर से. So that is your ground tissue system. खाली भी है बट वैसे सब्सटेंस भी भरा हुआ है. ऐसे तो हमारी हड्डियां भी खाली ही हैं, पूरी तरह से खाली नहीं है. उसके बाद वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम इज द कंडक्टिंग सिस्टम, जो कंडक्ट करेगा अभी जो जाइलम और फ्लोएम पढ़ा है. तो अब देखते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आता है. एपिडर्मिस में क्या क्या आता है? जैसे आपके एपिथेलियल सेल्स आ जाते हैं आपकी स्किन में, यहां पर एपिडर्मल सेल्स आएंगे जिनको ऊपर रहकर ना ही सिर्फ प्रोटेक्ट करना है बट सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट भी करवाना है. प्लांट के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं वो बाहर और बाहर से अंदर थ्रू एपिडर्मल सेल्स आएंगे. सेकंड, मुझे पोर्स भी चाहिए. हमारी स्किन में भी पोर्स हैं, दैट इज द स्टोमेटा. और जैसे हमारी स्किन पे हेयर होते हैं वैसे ही एपिडर्मल अपेंडेजेस विच आर हेयर. ट्राइकोम्स आर स्टेम हेयर, हमने मॉर्फो में पढ़ा है, एंड रूट हेयर. सही बात है. तो अगर मैं एपिडर्मिस की बात करूं, जैसे हमारा यहाँ पे एपिथेलियल सेल स्क्वैमस एपिथेलियम जैसे क्लोजली पैक्ड होगा, उसी तरह यहाँ पे कोई और सेल आ ही नहीं सकता है फॉर एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट. इट इज द पैरेन्काइमेटस सेल. एंड दीज पैरेन्काइमेटस सेल्स विल बी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड. इनमें स्पेस नहीं दे सकते हम, वरना इन्फेक्शन आ जाएगा, टॉक्सिक सब्सटेंसेस आ जाएंगे. दे आर क्लोजली पैक्ड एंड दे आर फ्लैटेंड. एलोंगेटेड से ज्यादा I will use the term flattened. And why all this? There is a why to everything. To make a continuous layer. Usually हम एपिडर्मिस को, क्योंकि सब्सटेंसेस को फटाफट ट्रांसपोर्ट करवाना है, आप हर ऑर्गन में देखोगे कि एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है. कुछ एक्सेप्शंस हैं, नॉट अ वरी. ओके, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस. अब इस एपिडर्मिस में अगर वो रूट है, मैं एपिडर्मल अपेंडेजेस की बात करना चाहूंगी, अगर वो रूट है तो रूट हेयर होगा, जो हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा आर यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर्स. एंड व्हाट डू दे डू? उस चैप्टर में पढ़ा था, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन. अगर वो स्टेम है तो हमारे पास स्टेम हेयर होगा, कॉल्ड एज ट्राइकोम्स. व्हाट डू दे डू? दे कैन बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर. अभी देखते हैं स्टेम हेयर के बारे में. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में बता दिया, पैरेन्काइमेटस है, लिटिल साइटोप्लाज्म. और एनसीईआरटी एक बात बोलती है कि इनमें अक्सर एक बड़ा वैक्यूल होता है. ऐसा माना जाता है दैट दिस इज स्टोरिंग द सब्सटेंसेस, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स. लेकिन एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, वो कहती है कि एपिडर्मिस में मिलने वाले पैरेन्काइमेटस टिश्यूज में वैक्यूल बड़ा होता है. जो एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट है ना, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट यानी कि स्टेम और लीफ, उनमें एक वैक्सी लेयर होती है. इट इज थिकर इन लीफ, कॉल्ड एज क्यूटिकल, एब्सेंट इन रूट्स. क्यों? क्योंकि वैक्सी लेयर क्यूटिकल इज प्रिवेंटिंग ट्रांसपिरेशन. इट इज कवरिंग द एपिडर्मिस. या तो फंक्शन समझ में आ गया, किस चीज की बनी हुई है ये समझ में आ गया. अब पोर्स की बात करते हैं. एपिडर्मिस में पोर प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली मैं लीफ की अगर बात करूं.
Stomata is a pore which is surrounded by the guard cells, kidney shaped guard cells. Is that clear? अगर ये खुला है पोर तो वाटर लॉस ट्रांसपिरेशन होगा. अगर ये बंद है पोर तो ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस नहीं होगा. तो फिर स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग यानी कि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय होम, बाय द 2 गार्ड सेल्स. किसी प्लांट में गार्ड सेल्स के साथ, सब में नहीं, सब्सिडरी सेल्स होते हैं. सब्सिडरी सेल्स सिर्फ गार्ड सेल्स के खुलने और बंद होने में मदद कर रहे हैं. हेंस कॉल्ड एज द एक्सेसरी सेल्स. एक्सेसरी सेल्स इन तीनों को मिला के, क्योंकि ये काम एक ही कर रहे हैं इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, तो इनको बोल दिया स्टोमेटल apparatus. क्या बोल दिया भाई? स्टोमेटल apparatus. याद रखना, गार्ड सेल्स आर द ओनली सेल्स इन एपिडर्मिस which contain chloroplast. Okay, one of my favorite questions. Possess chloroplast. अच्छा, ये जो डम्बल शेप्ड है ना, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है. डम्बल शेप्ड गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स. क्वेश्चन अक्सर आता है ग्रासेस में, what will be the shape of guard cells? It will be dumbbell shape. Dumbbell shape समझते हो भाई? डम्बल देखे हैं तुमने? It is also called a spindle shape. Thick, thick, thin. Is that clear? They enclose the stomatal pore. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इनकी जो, क्योंकि इस वॉल को खींचना है बार बार इस तरह से, तो देयर विल बी थिन आउटर वॉल भाई, एंड दिस वॉल विच इज present along the pore is thickened inner wall. This kind of adaptation helps in regulating opening, or you can say movement of guard cells. In regulating movement of guard cells. ये लिखा हुआ है यहाँ पे. Regulate opening and closing of stomata. ये इसलिए लिखा हुआ है what is the function of guard cell. मूवमेंट ऑफ हर स्ट्रक्चर का याद रखना, जो हर सेल का जो स्ट्रक्चर है वो आपको उसका वाई ढूंढोगे ना कि इसकी इनर वॉल थिक है और आउटर वॉल थिन क्यों है, तुम्हें पक्का समझ में आ जाएगा इफ यू लुक एट द फंक्शन. इज दैट क्लियर? एंड साइड में अपने को सब्सिडरी सेल्स भी मिल सकते हैं, और ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे? स्टोमेटल एपरेटस. तो ये तो हो गई एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात. अगली क्लास में हम बाकी टिश्यू सिस्टम्स की बात करेंगे. क्लासेस मिस मत कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. रीड दिस फ्रॉम NCERT and let me know in the comment section if you still have any doubts.